वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की 109 नंबर की क्लास, प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की हमारे सवाल आपके जवाब की ये क्लास परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली क्लास है, शुरू हो चुकी है। शाम 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 19 सितंबर 1803 को संधि हुई थी। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 19 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? हालांकि कल आरबीसी की बुक में ये क्वेश्चन बता चुका हूं, तो आज थोड़ा मैं स्पीड से लूंगा इस वीडियो को। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 19 सितंबर 1803 को किस राज्य ने संधि की थी? तो भरतपुर राज्य ने संधि की थी सबसे पहले। ये जो 1798 की जो सहायक संधियां थी उसके तहत की थी भरतपुर ने। और 1818 की संधियों की बात करें तो सबसे पहले करौली ने की थी 1817 में, और सबसे अंत में सिरोही ने की थी 1823 में। ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस भरतपुर का भी पूछा जाता है। इसकी तारीख पूछी जाती है 29 सितंबर 1803। हुडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा कब है? ये सारे आरबीएससी की बुक से दिए गए हैं। वैसे आरबीएससी बुक क्लास 8 की मैंने आपको पूरी निचोड़ आपको आज 5 बजे की क्लास में दे दिया, लेकिन यहाँ भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। हुडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को। क्यों हुआ था? क्योंकि मराठों का आगमन था हमारे भारत में, राजस्थान में। मराठों को निकालने के लिए जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने एक आयोजन किया था हुडा नामक स्थान पर भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को। लेकिन आपस में राजाओं के लालचीपन और स्वार्थपन के मन मुटाव के कारण ये असफल रहा था। ये भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। इसकी जो अध्यक्षता है वो जगत सिंह के द्वारा की जाती है। जगत सिंह की मृत्यु के बाद स्वरूप सिंह इसमें मुख्य भाग लेते हैं। उसको याद रखना इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता संग्राम सिंह द्वितीय करने वाले थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें कई बार पूछा जाता है कि कहां से किन किन राजाओं ने भाग लिया था। तो जोधपुर से अभय सिंह आए थे, बीकानेर से जोरावर सिंह आए थे, इसके अलावा नागौर से भक्त सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, करौली से गोपाल दास, कोटा से दुर्जन साल, किशनगढ़ से राज सिंह। ठीक है, तो इनके बारे में कई बार पूछा ले जाता है, और बाकियों ने भाग नहीं लिए थे, केवल ने। 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कब हुआ? 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में कब हुआ? तो भारत में हुआ मेरठ में। कब? 10 मई 1857 से भारत में शुरुआत हुई। लेकिन इसकी जो निर्धारित तिथि थी ना, वो 31 मई 1857 थी। क्या थी? 31 मई 1857 थी। लेकिन 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, इसलिए वो मेन तत्कालीन कारण हुआ। और मेरठ उत्तर प्रदेश से 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। आपसे पूछे राजस्थान में कब शुरू हुई? तो राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो ये कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे, उनको याद रखना। मारवाड़ के मैक मौसन थे, मेवाड़ के सावर्स थे, जयपुर के इडन थे, और उस समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और देखें, सिरोही के हाल थे। कौन थे? कर्नल हाल सिरोही के थे। और कोटा के मेजर बर्टन। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ के जो राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था, जिसकी तारीख 25 मार्च 1948 को आती है, इसकी राजधानी कोटा रखी गई थी। इसका उद्घाटन भी कोटा दुर्ग में हुआ था, ये भी याद रखना। और खास करके इसमें 9 रियासतों का विलय हुआ था। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? एकीकरण जब हुआ था आपको पता 1948 में शुरू हुआ था, 1956 से लेकर 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे, और 7 चरणों में हुआ था। तो वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा, जो 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में मिला था। उस समय अजमेर मेरवाड़ा की स्पेशल विधानसभा थी, जिसको दारा सभा कहा जाता था। क्या? दारा सभा, जिसमें 30 सीटें थी और एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे हरिबाहु उपाध्याय। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समय सूची में शामिल किया है, ये क्वेश्चन लगभग मैं बता चुका हूँ। विद्यार्थी दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सहरिया इसका उत्तर हो जाएगा, जो कहाँ रहती है? बारां। जब भी बारां का नाम आता है तो बारां को सहरिया जनजाति के कारण जिला कालीहंडी जिला भी घोषित, यानी कालीहंडी जिला भी कहते हैं। ये सहरिया जनजाति यहाँ पिछड़ी हुई है बहुत ज्यादा, इस वजह से। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो हमारी राजस्थान की जो महिला साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 52.12% है। ठीक है, और पुरुष साक्षरता पूछे तो 79.2% है। तो ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं निश्चित तौर पे।
सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो न्यूनतम है वो धौलपुर का है। तो धौलपुर का सबसे कम लिंगानुपात है 846, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और सबसे ज्यादा डूंगरपुर का है 994। और आपसे पूछे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, तो पाली जिले का है, और ये क्वेश्चन अभी कॉलेज लेक्चरर में आ चुका है। पाली जिले का 1003 है, एकमात्र ऐसा जिला है जो ग्रामीण लिंगानुपात हमारा पाली जिला 1003 रखता है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? हमारे 4 भौतिक प्रदेश है। पहला जो है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है 61.11% के लगभग, यानी 61% कह सकते हो। फिर ये जो अरावली क्षेत्र है 9% क्षेत्रफल है, और उसके बाद में जो क्षेत्रफल है 23% क्षेत्रफल पूर्वी मैदान है, और हड़ौती का पठार कितना है? हड़ौती का पठार है, जितना बच गया लगभग मान के चलो 7 से 8%। तो इसमें जनसंख्या 40% है, इसमें 10% जनसंख्या, इसमें 39% जनसंख्या, और इसमें 11% है। तो टोटल जो प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है मरुस्थल में, वो 40% निवास करती है। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 31.3 रही थी, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले में थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, जैसे कि आपको पता है, सबसे ज्यादा बाड़मेर की रही थी 32.5। ये उसके बाद में जिले पूछे तो पहला बाड़मेर का सबसे ज्यादा, 2 नंबर पर जैसलमेर की रही थी 31 पॉइंट कुछ, 3 नंबर पे आपकी जोधपुर की रही थी, 4 नंबर पे बांसवाड़ा और जयपुर एक साथ आते हैं। इनकी याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे कम जो साक्षरता रही थी वो श्री गंगानगर की 10% जनसंख्या, सॉरी साक्षरता नहीं, जनसंख्या वृद्धि दर। सोने चांदी के आभूषणों रत्नों के लिए विख्यात कौन सा क्षेत्र है? तो आपको पता है कि पन्ना मंडी जयपुर को कहते हैं। सोने चांदी के लिए, आभूषणों के लिए, मीनाकारी के लिए, ये सब जयपुर प्रसिद्ध है। श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ है? तो श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर अजमेर के अंदर है। नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में है? नमक, जैसे आपको पता है, आपने नाम सुना होगा, नागौर में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, तो नमक का कारखाना, उद्योग का कारखाना नावा मंडी नागौर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे बड़ा सेज सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया? जयपुर में किया गया है, और इसकी शुरुआत 2015 में मेट्रो की हो चुकी है, और एडीबी एशिया विकास बैंक के सहयोग से ये संचालित है। वर्तमान में इसकी 11.2 किलोमीटर के आसपास अब लंबाई हो चुकी है, और ये लगभग 2.1 किलोमीटर भूमिगत ट्रेन भी चलने लगी है मेट्रो। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जयसमंद झील उदयपुर में, अभी रीट में क्वेश्चन आया था। खास देखो, लसाड़िया का पठार है ना, जिसको हम लासड़िया का पठार कहते हैं उदयपुर में, इसके पूर्व में ये जयसमंद झील स्थित है। प्रमुख पर्यटक स्थल आहड़ किस जिले में? कितना आसान क्वेश्चन है। आहड़ राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, जिसे बेड़च नदी के किनारे यह स्थित है। 1953 में अमला, ये अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। सुनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? 5 बजे की क्लास में मैंने क्वेश्चन सारे वैसे बता दिए। दोबारा इस टेस्ट में, क्योंकि पीडीएफ पहले बन चुकी थी और आरबीएससी की बुक का बाद में पीडीएफ बना था, इस वजह से क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। सुनारगढ़ का किला किस जिले में है? तो सुनारगढ़ का किला जैसलमेर में है, जिसको स्वर्णगिरी स्वर्णगिरी भी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, राजस्थान का गुलाब भी कहते हैं, गलियों का दुर्ग भी इसे कहते हैं। और आपको पता है कि 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और इसके लिए अबुल फजल ने एक बात कही थी, अबुल फजल ने एक बात कही थी कि इस पर, इसके पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि पत्थर की टांगों की जरूरत होती है, यानी अबुल फजल के। आपको पता है सोनारगढ़ भाटी शासकों के लिए है। 1155 में राव केसर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक कहावत इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, कौन सी? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटियां सीरत है जैसलमेर। नाम सुना होगा आपने, बहुत ही खास है। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये रेत रूपी समंदर में लंगर लिए हुए जहाज के समान खड़ा है। बहुत सारी बातें हैं इस दुर्ग के लिए। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? तो आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे? स्वास्थ्य से है। आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी अपने राजस्थान में योजना, स्वास्थ्य योजना चली हुई है, जो 1 सितंबर 2019 से शुरू हुई थी, जिसका नवीन चरण 30 जनवरी 2020 से शुरू हो चुका है। ये सॉरी, नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। तो सीधा सा बात है, मातृ और शिशु मृत्यु दर की बात आती है तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन और दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, और आपको पता है इसके तहत
घर घर औषधि योजना भी शुरू हो चुकी है। अभी 1 अगस्त से 72वें वन महोत्सव पर स्टार्ट हो चुका है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है। तो ये है गरिमा बालिका संरक्षण व सम्मान योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब की गई? तो वर्ष 2015 में 22 जनवरी की बात है। पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की थी। और आपको पता है हरियाणा का लिंगानुपात हमारे देश में सबसे कम है, इसलिए यहाँ से शुरुआत की थी। और वर्तमान में राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो कि ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेकरा है। राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया। 15 मई 1999 को। वर्तमान में ध्यान रखना राज्य महिला आयोग का अपने पद राजस्थान में खाली है। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बहुत ही आसान। 14वीं विधानसभा में हमारे राजस्थान में शुरुआत हुई थी इसकी। इस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य का पहला राज्य बन गया। इस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया सन 2000 में। भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये आपको पता है 2019 में नया कानून बना, संशोधन हुआ 1955 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2-3 बार पेपर में आ गया कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 ने किसका स्थान लिया? 1955 का। जिला परिषद का मुख्य कौन होता है? जिला परिषद का मुख्य होता है जिला प्रमुख। ध्यान रखना कौन? जिला प्रमुख। और जिला प्रमुख त्याग पत्र अपना संभागीय आयुक्त को देता है हमेशा। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पे खोला गया है? राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय है वो किस स्थान पे खोला गया है? तो बस्सी जयपुर के अंदर खोला गया है। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। ये विजय स्तंभ वही है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। 9 मंजिला ये दुर्ग है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके मुख्य शिल्पी थे जेता। वैसे जेता पोमा नापा थे। और सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। महमूद खिलजी फर्स्ट को हराकर इसकी जीत में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं, जो भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहते हैं। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? बनी ठनी चित्र किस शैली का है? तो बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली का है। और किशनगढ़ शैली कहाँ की है? अजमेर की किशनगढ़ शैली है। और मोर ध्वज निहाल चंद ने नागरीदास सामंत सिंह के एक पासवान थी बनी ठनी, उसका चित्र बनाया था। मुसी महारानी की छतरी किस जिले में है? मुसी महारानी की छतरी, मुसी महारानी की छतरी है वो अलवर में। आज थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से आपको इस प्रकार का दे रहा है, पूरा मैं डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ। जितनी बता रहा हूँ आपको भी आपको स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी। और 80 खंभों कहाँ पे है? अलवर में है। किस शैली के चित्रों में कंदम वृक्ष को अधिक महत्व दिया गया है? एक तो ये याद रखना, एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था चपटी पगड़ी। चपटी पगड़ी किसकी विशेषता है? तो ये मेवाड़ शैली की है, नहीं उदयपुर शैली की। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में? 32 याद रखना, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है, जिसका निर्माण हमीर हमीर ने अपने पिता के याद में, पिता थे जेतर सिंह या जय सिम्बा, इनकी याद में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। और यहीं बैठकर ये न्याय करते थे, इसलिए से न्याय की छतरी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के किस क्षेत्र में घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है? ये अपने राजस्थान का जो पठारी क्षेत्र है ना, हड़ौती का पठार, यहाँ पे घोड़े की नाल के समान क्या है कि पहाड़ियां है, पर्वत श्रेणी है। वो कौन सी है? तो रामगढ़ 12 क्षेत्र के अंदर घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? मैंने अभी आपको बताया था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? तो लगभग 7%। ठीक है। और जनसंख्या 11%। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र देश के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? तो देश के किस भौतिक का? प्रायद्वीपीय पठार। आपको बताता हूं हमारे राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है। एक तो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये टेथी सागर का अवशेष है। किसका? टेथी सागर का अवशेष। फिर बात करें अरावली, तो अरावली किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, उसका अवशेष है। फिर पूर्वी मैदानी, तो पूर्वी मैदानी एक तो गंगा यमुना का मैदान है, और दूसरा गंगा यमुना है, दूसरा ये भी टेथी सागर का अवशेष है। और चौथा आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और राजस्थान का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का अवशेष है, मालवा का पठार और इनका अंचल का। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? देखो क्षेत्रफल और जनसंख्या में कंफ्यूज मत होना।
क्षेत्रफल और जनसंख्या, जनसंख्या 11% और क्षेत्रफल लगभग 6.89% है, यानी 7% है। राज्य में 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? राज्य में 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग, तो 80 से 120 आपको पता है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा झालावाड़ में होती है, तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। उदयपुर के आसपास की तस्त्री नुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उदयपुर के आसपास की जो तस्त्री नुमा आकृति की पहाड़ियां है ना, उन्हें स्थानीय भाषा में वो क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। बाकर सिरोही के आसपास का क्षेत्र है। ऊपरमाल बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच का क्षेत्र ऊपरमाल और भोराट का पठार है उदयपुर में, जो राजस्थान का तीसरा बड़ा ऊंचा पठार है। विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक अरावली पर्वतमाला किस क्षेत्र का भाग है? ये क्वेश्चन आ गया, देखो अरावली पर्वतमाला तो गोंडवाना लैंड का भाग है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भाग में बांटती है। इनमें से किस भाग में वनस्पति कम पाई जाती है? देखो ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं सारे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे कम वनस्पति हमें पता है कि उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व निम्न में से किस कारण से है? अरावली पर्वतमाला, देखो यहाँ दुर्लभ वन्य जीव और वनस्पतियां पाई जाती है। बिल्कुल सही आपको लगता है ना। यहाँ पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण और पूर्व जिलों में जाने से रोकती है, ये भी सही है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो प्रयुक्त है सभी। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है? उत्तर में यानी इधर से लेकर इधर, इधर से लेकर इधर, तो सिरोही से स्टार्ट होता है, इधर लास्ट खेतड़ी झुंझुनू। कौन सा क्षेत्र देशहरों के नाम से प्रसिद्ध है? ये शब्दावली है, देशहरों के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, जो उदयपुर में रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती भाग है ना, उसको दशहरों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चंद्र महल की कौन सी मंजिल को मुकुट मंदिर भी कहते हैं? चंद्र महल की कौन सी मंजिल को मुकुट मंदिर भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वीं। देखो चंद्र महल 7 मंजिला है। चंद्र महल ये जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जैसे इसकी जो आपको याद रखना, कई बार डीपली से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहली मंजिल का नाम है चंद्र मंदिर, दूसरी का नाम है सुख निवास, तीसरी का नाम है रंग मंदिर, चौथी का नाम है शोभा निवास, पांचवी का नाम है छवि निवास, छठी का नाम है श्री निवास और सातवीं का नाम है मुकुट मंदिर। याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। ऊपरली मंजिल में पोथी खाना भी स्थित है। यहाँ किस इतिहासकार ने हवा महल को श्री कृष्ण का मुकुट कहा है? किस इतिहासकार ने हवा महल को श्री कृष्ण का मुकुट, काम कहते हैं ना कि हवा महल मुकुट के समान है, तो किसने कहा था? इसका वास्तुकार हवा महल का लालचंद है। इस महल की आकृति को किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया। विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के पात्र किस महल में रखे गए हैं? विश्व के 2 चांदी के पात्र आपको पता है, जिसे माधो सिंह लंदन जाते समय लेके गए थे। चंद्र महल जो सिटी पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, वहां रखे हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर बनवाए थे। जयपुर के अंदर है ये। शायद तबीयत गला खराब होने की वजह से मुश्किल से ये 50 क्वेश्चन आपको मिल पाए हैं, के लिए मैं थोड़ी खेद है कि आपको रूटीन में थोड़ा सा नहीं मिल रहा है। इस वजह से कारण है कि 3-4 दिनों से गला थोड़ा खराब है, थोड़ी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से वीडियो में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पूरा खुल के बोला नहीं जा रहा है। इस वजह से बस ये वीडियो दे तो दिया आपको, लेकिन फिर भी इतना इंटरेस्ट नहीं है कि आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। लेकिन फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज करना और लगातार अध्ययन करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।